आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि सत्ता बांटना जरूरी क्यों है। जो पावर है लोगों में बांटना जरूरी क्यों है, अलग अलग ग्रुप में बांटना जरूरी क्यों है। तो आप मानिए कि आपके घर में, मानते हैं कि आपके घर में कोई अच्छी सी डिश बनी है, ठीक है? और वो डिश है, मान लेते हैं कि आपके जो आपका भाई है या फिर बहन है, कोई एक खा लेता है, ठीक है? अकेले खा लेता है और आपको नहीं मिलता है, तो आप गुस्सा होइएगा, ज़रूर होइएगा, एकदम मार देंगे, फाड़ देंगे, एकदम करे लगिएगा। तो वैसे ही अगर किसी एक लोग को पूरा पावर सत्ता दे दिया जाए, तो अन्य जो ग्रुप है वो क्या होंगे? नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए हमको सत्ता को बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर में हम लोग दो देश के बारे में हमको पढ़ना है, एक तो बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम में सत्ता की जो साझेदारी हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। तो बेल्जियम में जो डच भाषी लोग थे, जो डच भाषा बोलते थे, वो 59% लोग थे, 59%। और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो 40% थे, ठीक है? अब हुआ क्या कि केंद्र सरकार में दोनों भाषा का जो मंत्री है उसको बराबर रख दिया गया और सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, जहां हर भाषा समुदाय को अपना कल्चरल मैटर का अधिकार मिला था, अपना कल्चर को मानने का अधिकार था, ठीक है? फिर हुआ क्या कि बेल्जियम का एक शहर था मर्चटम, वहां पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वहां पे जो डच लोग थे वो बहुमत में थे, ठीक है? वहां पे जो डच वाले लोग थे, डच बोलने वाले लोग थे, बहुत ज्यादा थे, तो वहां पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। और यही सब कारणों की वजह से जो बेल्जियम है, वहां का जो सत्ता की साझेदारी का सिस्टम है सबसे अलग माना जाता है, सबसे यूनिक माना जाता है, ठीक है? अब सीधे आएंगे हम क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो हम अभी अब जस्ट आपको बताया कि बेल्जियम का एक शहर था मर्चटम, जहां पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी प्रणाली, एकदम यूनिक प्रणाली, एक देश था बेल्जियम, वहां पे की गई थी, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बेल्जियम में। अब आते हैं श्रीलंका की कहानी पे। तो श्रीलंका में जो 18% लोग थे वो तमिल भाषा बोलते थे, ठीक है? और वो लोग उत्तर पूर्वी जो प्रांत है, उत्तर पूर्व में उनका प्रांत था, वहां पे रहते थे। और यहाँ पे जो बहुमत में लोग थे वो सिन्हाली भाषा बोलते थे, जो कि 74% लोग थे। अब जितना भी चीज है वहां पे, सब मतलब कि भाषा, राष्ट्रीय भाषा वहां का सिन्हाली को बना दिया गया, मतलब वो अपनी भाषा को तमिलों पे थोप रहे थे, ऐसा, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जबरदस्ती अगर किसी से कोई काम करवाइएगा तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और उसका कारण क्या बनता है? लड़ाई, ठीक है? तो रिजल्ट हुआ क्या? यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, मतलब कि घरेलू युद्ध हो गया, ठीक है? ऐसे ही एक देश है यूगोस्लाविया, वहां पे भी धर्म और जाति के आधार पर वो देश जो है बट गया, ठीक है? तो यहां से हमको ये चीज सबक मिलती है कि अगर हम सत्ता को नहीं बांटते हैं तो देश जो है हमारा टूट सकता है। आते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका में जो तमिल है वो मुख्य रूप से कहां रहते थे? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि उत्तर पूर्वी प्रांतों में जो तमिल लोग थे वो वहां पे रहते थे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की कौन सी भाषा थी? तो अभी हम बताएं आपको कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे, जो कि 74% थे, उनकी भाषा थी सिन्हाली, जिसको सिन्हली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था? मतलब जाति और धार्मिक आधार पर किससे, कौन से देश का विखंडन हुआ था? तो अभी हम आपको बताए थे कि युगोस्लाविया एक देश था जिसको जाति और धर्म के नाम पे वहां पे विखंडन हो गया था, ठीक है? देश बट गया था।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो भारत में महिलाओं की भागीदारी को लेकर है, मतलब उनको कितना आरक्षण है उसके बारे में है। ठीक है, तो भारत में जो पंचायती राज संस्था है, जो पंचायती राज है, उसमें महिलाओं के लिए 33% तक आरक्षण है। ठीक है, और कुछ कुछ राज्यों में तो वो 50% तक आरक्षण है। ठीक है, और ये जो सत्ता की साझेदारी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन वहीं अगर हम संसद में बात करें, संसद में तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अगर हम 15वीं लोकसभा में देखें तो बस 59 महिलाएं ऐसी थी जो भाग ली हुई थी, जो कि पूरा संसद का मात्र 10.86% है, 10.86%। ठीक है, वही अगर अभी हम करंट डाटा की बात करें 2024 की, जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें, उसमें 74 महिलाएं हैं, जो कि 13.6% है। ठीक है, लेकिन ये अभी ग्लोबल एवरेज से भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना, ग्लोबल जो एवरेज है, मतलब जो विश्व में एवरेज है कि कितनी महिलाएं संसद में है, वो है 26.9%। और हमारे देश में जो है अभी 2024 के इलेक्शन में 13.6% महिलाएं ही पार्टिसिपेट की हैं संसद में। ठीक है, तो अभी बहुत आगे जाना है हम लोग को। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी अभी और होनी है इसमें। तो आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वहां पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पूरे भारत में 33% की गई है और कुछ राज्यों में ये 50% तक है। ठीक है, आपको याद रखना ये फैक्ट भी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आंसर इसका बी सही होगा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। इसी में कुछ राज्यों में हम अभी आपको बताए थे कि 50% तक आरक्षण दिया गया है पंचायती राज की संस्था में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो हम आपको बताए थे कि 10.86% जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और अगर 24 के इलेक्शन की बात की जाए तो 13.6% महिलाएं हैं, लेकिन ऑप्शन में हमको 13.6 कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव के अनुसार 10.86% जो महिलाएं हैं, उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, मतलब कि उनको वहां पे सीट दी गई है लोकसभा में महिलाओं को। तो हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल सांसदों की संख्या संसद में 543 होती है, जिसमें से 59 महिलाएं थी 15वीं लोकसभा में। ठीक है, जो कि पूरे संसद का 10.86% है। और अगर तुलना किया जाए स्थानीय स्तर से तो बहुत ज्यादा कम प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। ठीक है, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, जो अभी रिसेंट में चुनाव हुए हैं 2024 में, वो 18वीं लोकसभा थी और उसमें 74 महिलाएं सांसद बनी थी, मतलब कि पूरे प्रतिशत का 13, मतलब पूरे संसद का 13.6%। पहले से थोड़ा तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कम है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए तो दुनिया भर का जो औसत है, मतलब दुनिया भर में जो महिलाएं हैं संसद में 26.9% है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो अभी रिसेंट में जो चुनाव हुआ था तो 13.6%, मतलब लगभग आधी है। वैश्विक स्तर पर जो भारत है बहुत ज्यादा पीछे है। अब अगला क्वेश्चन समझने से पहले हम उसके टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है, उस टॉपिक का नाम है भारत में विविधता में एकता। ठीक है, भारत अलग हो के भी, अलग विविधता हो के भी एक कैसे है? सब जगह का कल्चर, भारत में जितने भी स्टेट है सबका कल्चर अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी जो भारत में एकता कैसे है इसके बारे में। तो भारत एक सेक्युलर देश है, मतलब यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलता है। अच्छा, भारत में जो सबसे ज्यादा आबादी है जिस समुदाय की है वो है हिंदू समुदाय,
और जो भारत है, लेकिन इससे ये नहीं घोषित है कि भारत जो है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्यों में रखा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान जो है भारत का, उसमें सभी धर्म को मानने की आजादी है। ठीक है, भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है कौन से समुदाय की? तो हमको पता है कि भारत में जो हिंदू समुदाय है वो बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे हिंदू आबादी है। तो इसका सही आंसर होगा सी, हिंदू समुदाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, मतलब भारतवर्ष जो है कैसा राज्य है? तो जो भारत देश है हमारा, भारत जो देश है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में घोषित किया है। मतलब यहाँ जो भारत देश है इसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष उसे बोलते हैं जिसका कोई धर्म नहीं हो। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका सही आंसर होगा डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा पहला कथन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तीसरा है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। या फिर किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो भारतीय संविधान है कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ फैक्ट वाले एक दो क्वेश्चन है, उनको आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहां पे? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन कहलाती है? तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को, क्योंकि जितने भी वित्त से रिलेटेड मुख्यालय हैं सारा मुंबई में है, इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भेदभाव को लेकर है, और वो जो भेदभाव है नस्ल भेद के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर है। तो 2001 में डरबन में नस्ल भेद विरोधी एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जो अश्वेत शक्ति है, जो काले लोग और गोरे लोगों में भेदभाव होता था, भेदभाव किया जाता था अमेरिका में, उसको लेकर एक सम्मेलन हुआ, नस्ल भेद के खिलाफ एक विरोध सम्मेलन हुआ। और वहां पे जो अश्वेत शक्ति है उसका एक प्रतीक बनाया गया। उसका एक प्रतीक था काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठियां। ठीक है, बंधी हुई मुट्ठियां और काले दस्ताने। तो ये जो आंदोलन है 1966 में अमेरिका में उग्र हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था 1966 में। और इसका जो आंदोलन है, ये आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, कि नस्ल से जो भेदभाव किया जाता है, काला गोरा में जो भेदभाव किया जाता है उसको मिटाना। इसमें बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई थी, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर हो गए, ये लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए थे। आते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे। आपको कंसेप्ट हम इसलिए पहले समझा दे रहे हैं क्योंकि बाद में आपको जब हम क्वेश्चन करवाएं तो उस टाइम सारा चीज आपका क्लियर रहे। इससे होगा क्या कि आपको सब पहले से स्टोरी पता रहेगा, और जो आपका क्वेश्चन है आप खुद से, मतलब हम बिना आंसर बताए ही आप पहले से ही उसका आंसर कर लीजिएगा। तो इसका मेन मोटिव यही है, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने का। नहीं तो डायरेक्ट हम आंसर भी करवाते चलते तो आपको वहां पे रटना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सारा स्टोरी ऑलरेडी पता रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से निकल के बनते हैं। ठीक है, और आपको अगर सारा स्टोरी पता है तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। इसलिए हम आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवाते चल रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन करवाते चल रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो हम अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताएं कि डरबन में जो नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन है 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में डरबन में एक नस्ल विरोधी सम्मेलन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी? तो ये प्रतीक थी किसकी? अश्वेत शक्ति की। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन एकदम आराम से होते चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? मतलब सब उग्र कब हो गया था? तो हम आपको बताए थे 1966 में जो ये अश्वेत शक्ति आंदोलन है उग्र हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मतलब ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब रंग भेद में के विरोध में नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, और चौथा है आपका जेड गुड्डी। तो जो अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, डिस्कस किए थे हम लोग कि जो मार्टिन लूथर है, महात्मा गांधी है, टॉमी स्मिथ है, ये लोग जो है रंग भेद के विरोध में थे। लेकिन जो जेड गुड्डी है, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मतलब ये विरोध में नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेड गुड्डी, जो कि विरोध में, नस्ल भेद के विरोध में नहीं थे। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगला कॉन्सेप्ट यही है कि सत्ता की साझेदारी के फायदे और नुकसान क्या है। तो अगर हम बात करें वैसे समाज की जो कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बटे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सत्ता की साझेदारी की। नहीं तो उनके बीच टकराव बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। अच्छा, और इसका एक और लाभ है कि समुदायों के बीच जो है टकराव को कम किया जाता है। सत्ता की अगर साझेदारी हो, पावर को बांट दिया जाए तो टकराव जो है समुदायों के बीच कम हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान है कि जो डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब अब बहुत सारा लोग है तो सबसे पूछने में, अलग अलग लोगों के पास पावर रहेगा तो सबसे राय लेना पड़ेगा। अब सबसे राय लेने में तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म शांति के लिए, मतलब लंबे समय की शांति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे जरूरी उपाय है। ठीक है, तो आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? मतलब सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इसमें से कौन नहीं है? पहला कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है, या फिर राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए की जाती है, या फिर अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए की जाती है, या फिर चौथा है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए की जाती है। तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन जो है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, कि राष्ट्र की जो एकता और अखंडता को बचाने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है, पहला कारण इसका है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व स्थापित करने के लिए किया जाता है, और अधिक से अधिक लोग सत्ता से जुड़ सके इसके लिए भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, इससे सत्ता की साझेदारी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहां पड़ती है? मतलब किन लोगों को पड़ती है? जो वैसा समाज जो जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ है, उन लोगों को सत्ता की साझेदारी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो चार ऑप्शन है हमारा, अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, दूसरा है मतभेदों में वृद्धि, तीसरा है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, या फिर चौथा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो अगर इसका लाभ पूछा जा रहा है, लाभ ना कि हानि, हानि पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो सकता था, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, मतलब बहुत ज्यादा लेट होता है। लेकिन अगर लाभ की बात की जाए, मतलब सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है, तो जो समुदाय है, दो समुदाय है, उनके बीच जो टकराव होता है उसमें कमी आता है। अगर सत्ता को हम बांट दें तो उन दोनों समुदायों के बीच जो टकराव है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि जो सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र की आत्मा कैसे है, और बेल्जियम ने इसे सफलतापूर्वक कैसे अपनाया था, सत्ता की साझेदारी को।
और वहां पे सत्ता की साझेदारी करके अपने देश में शांति कैसे बनाई थी। वहीं श्रीलंका जो है सत्ता की साझेदारी नहीं की और वहां पे घरेलू युद्ध हो गया। आगे हमने देखा कि पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नस्ल भेद और भाषाई आधार पे जो लड़ाइयां हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें, वीडियो को दबाकर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।